नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी हो रही है, साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स, नतीजों वाले शेयर्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट से। और इस वक्त जो सुबह सुबह संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, वो हल्के पॉजिटिव साइड पर ही हैं। चीन के महंगाई का आंकड़ा आना था, उसके पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। उसका अपडेट हम थोड़ी देर में लेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी इस वक्त अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है 19,500 के ऊपर। हांगकांग के बाजार हल्के लाल निशान में है, लेकिन कोरिया, निक्कई और चीन के बाजार देखेंगे तो वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो शुरुआती संकेत तो पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन अब सीधे चलते हैं विश्व मोहन के पास, मुंबई स्टूडियो से वो हमारे साथ जुड़ गए। उनसे समझ लेते हैं कि दुनिया भर के बाजारों से किस तरह का संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। अगर अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो कल अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला था। डाउ जोन्स 7 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा था, लेकिन S&P और नैस्डैक कल भी तेजी के साथ बढ़ने में कामयाब हुई। हालांकि तेजी बहुत ज्यादा नहीं थी, हल्की तेजी ही थी, लेकिन लगातार 9वें दिन नैस्डैक में और लगातार 8वें दिन S&P 500 में। और ये जो तेजी का दौर है, लंबी तेजी का दौर, ये 2021 के बाद यानी 2 साल में सबसे लंबी तेजी का दौर है। वजह क्या है? जिस तरह से बॉन्ड यील्ड नरम हुए हैं, 4.5% के नीचे आ गया है, साथ ही कुछ नतीजे हैं, उससे भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। आज कुछ नतीजों की बात करें तो वार्नर ब्रदर्स कल कमजोर नतीजों के बाद 19% की गिरावट दिखी थी। इसके अलावा डिज्नी आफ्टर आवर्स में, ट्रेडिंग के आफ्टर आवर्स में 3% की तेजी दिखी और अनुमान से बेहतर नतीजे थे। इसके अलावा अन्य आंकड़ों की अगर बात करें तो एशियाई बाजारों की अच्छी शुरुआत हुई है, गिफ्ट निफ्टी मजबूत है, बॉन्ड यील्ड यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.5% के नीचे आ चुका है। कच्चा तेल घरेलू बाजार के हिसाब से काफी अहम ट्रिगर है, जो $80 के आसपास आ चुका है। कल भी 3% की गिरावट दिखी थी। डिमांड को लेकर चिंता है। सोने में रुझान अब धीरे धीरे कम हो रहा है। 2010 पिछले हफ्ते तक कॉमेक्स गोल्ड चला गया हुआ था, वो घटकर अब $1960 के नीचे आ चुका है। लेकिन आज और कल 2 अहम जो बयान होंगे फेड अधिकारियों के, फेड चेयरमैन के, IMF के कॉन्फ्रेंस में फेड पैनल में है, जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्या चैलेंजेस है, इन्फ्लेशन को लेकर क्या चैलेंज है, तमाम मुद्दों पर बात होने वाली है। तो वो उस पैनल से क्या कुछ निकल के आता है, IMF के पैनल से क्या कुछ निकल कर आता है, तो आज और कल सबसे ज्यादा वहां पर नजर रहेगी, जिसे आगे को लेकर संकेत मिलेंगे। सिर्फ फेड चेयरमैन ही नहीं, काफी बड़े अधिकारी भी वहां IMF के होंगे, उनके भी बयान काफी अहम हो सकते हैं पूजा। लेकिन बाजारों से संकेत की बात करें तो संकेत ठीक ठाक है। एशियाई बाजारों में 2 दिनों की कमजोरी के बाद ठीक ठाक तेजी दिख रही है। घरेलू बाजार की भी पॉजिटिव ओपनिंग की आज उम्मीद की जा रही है पूजा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो संकेत ठीक ठाक ही हैं, बॉन्ड यील्ड्स में नरमी है, कच्चा तेल नीचे आ चुका है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है और ज़्यादा कुछ बड़ा सरप्राइज फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से। संकेत आज ठीक ठाक ही हैं, लेकिन अब आने वाले समय में फेड ऑफिशियल्स और फेड गवर्नर की तरफ से किस तरह के बयान आते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल ब्याज दरों को लेकर एक आशंका बनी हुई है कि किस तरह की ट्रेजेक्टरी रहती है, उससे जुड़े बयान पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। तो ठीक ठाक ही संकेत है आज ग्लोबल मार्केट से भी। अब आगे बढ़ेंगे और एक बार FIs और DIs के आंकड़े समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए अहम स्तर कौन कौन से होंगे। कैश मार्केट में अगर बात करें FIs की तरफ से, तो बहुत ही मामूली बिकवाली हुई है। 80 करोड़ के आसपास की बिकवाली FIs की तरफ से नेट देखने को मिली है। उसके सामने DIs ने खरीदारी की 524 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 308 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो करीब 32,000 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में FIIs करके गए हैं। तो ये आज के आंकड़े हैं। FIs की तरफ से हल्के नेगेटिव संकेत हैं, लेकिन कैश मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो बिकवाली है वो थोड़ी यहाँ पर कम होते हुए धीरे धीरे नजर आ रही है। अब आज के अहम स्तर कौन से होंगे वो समझ लेते हैं। डिम्पी से हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के जो अहम लेवल्स दिखाई दे रहे हैं बाजार के लिए वो आपके सामने रखें तो निफ्टी के लिए आज जो अहम स्तर होगा वो 19,500 से 19,550 की होगा ऊपर की तरफ, अगर रेजिस्टेंस की बात करें। याद रखिए आज
निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा संभल के ट्रेड करने की राय होगी। जैसा कि हम आपको बार बार ये चेता भी रहे हैं कि वॉल्यूम्स कम है, दिवाली तक वॉल्यूम्स थोड़े कम रहेंगे, कंसोलिडेशन का माहौल बना रहेगा, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की राय यहाँ पर हम आपको बार बार दे रहे हैं। इसके अलावा जो सपोर्ट अब निकल कर आ रहे हैं वो है 19,200 से 19,300 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पर 19,200 का सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी के लिए निकल कर आ रहा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं वो 43,800 44,000 के आ रहे हैं, और नीचे की तरफ 43,300 से 43,000 ये एक अहम सपोर्ट नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी भी कम वॉल्यूम्स के साथ ही कारोबार होने की यहाँ पर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन जो है वो आगे भी जारी रहेगी, इन लेवल्स पर नजर रखिए। और हम आपको बार बार ये भी बता रहे हैं कि फिलहाल ग्लोबल मार्केट के तर्ज पर भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं, वहां से संकेत ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ एक्शन दिख नहीं रहा है। तो उसके तर्ज पर अगर देखेंगे तो भारतीय बाजार में भी बहुत बड़ा एक्शन ऊपर या नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये रेंज आपको दे दी गई है, इसी में आप ट्रेड करिए। लेकिन ट्रेड कैसे लेना है ये हम आपको एक बार समझा देते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। उनसे समझ लेते हैं कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को आज ट्रेड करना हो तो कैसे ट्रेड करें। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। तो क्या सजेस्ट करेंगी निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो इंडेक्स में यहाँ पे जो लेवल स्पेसिफिक है, अपसाइड में 19,450 के ब्रेकआउट पे यहाँ पे इंडेक्स में कुछ बुलिश साइड का आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 44,100 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता, बैंकिंग सेक्टर में हमें एक थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो नॉन एसोसिएटेड स्टॉक में यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। नौकरी और पेटीएम का स्टॉक है जो मुझे आज बुलिश साइड पे पसंद आ रहा है। नौकरी को आप बाय कर सकते हैं, 4505 के लेवल से आप बाय कीजिए। टारगेट इसका जो है वो 4660 का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 4420 का मेंटेन करना रहेगा। दूसरा स्टॉक यहाँ पे मुझे जो पसंद आया है वो पेटीएम का है। पेटीएम में भी एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है। आप करंट मार्केट प्राइस से या 900 के लेवल से इसको बाय कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड रहेगा, 924 का टारगेट है और स्टॉप लॉस आपको 890 का मेंटेन करके चलना है। ओके, थैंक यू ध्वनि आपका ये जानकारी देने के लिए। तो आज प्लेटफॉर्म शेयरों पर नजर रखिए। पेटीएम 924 के लक्ष्य, और नौकरी में कल भी हमने देखा था करीब 4% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली थी। तेजी आज भी कंटिन्यू रह सकती है। 4,660 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये तो कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हुए, आगे कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले अब आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स और नतीजों के दम पर एक्शन कहां पर देखने को मिल सकता है। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजे बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, तो सबसे पहले जो है ऑफकोर्स मिड कैप, स्मॉल कैप और एफएनओ के स्टॉक्स में जो है बहुत सारे अर्निंग्स फ्लो आए, लेकिन हमने जो है टॉप 10 अर्निंग्स आपके लिए लाया है। सबसे पहला अर्निंग्स रहेगा लुपिन का। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, यूएस बिजनेस में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, मार्जिन्स में भी जो है आप कह सकते हैं अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने मिल सकता है स्टॉक में। यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी जो है नतीजे अच्छे देखने मिले हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं, और ओवरऑल जो उनकी जो प्रीमियमाइजेशन पोर्टफोलियो है उसने बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और ओवरऑल वॉल्यूम्स 1% का ग्रोथ आया है। ग्रॉस मार्जिन्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। तीसरा अर्निंग्स रहेगा फोकस में टाटा मोटर्स, मतलब टाटा पावर, माफ़ करिएगा। ये जो है मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं, और यहाँ पे याद रखिए थोड़े वन ऑफ्स हैं, लेकिन जो ऊपर के जो रेवेन्यू नंबर्स हैं वो एडेड इसलिए हुए हैं क्योंकि जो सेक्शन 11 इन्वोक किया गया है, जहाँ पे कैपेसिटीज़ जो है पावर डेफिसिट होने के कारण जो है और सारे पावर कंपनीज़ को काम करने होते हैं, तो इसके कारण जो है टाटा पावर में भी जो है ओवरऑल जो है डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन वन ऑफ्स हैं इसलिए थोड़ा मिक्स्ड लग रहा है। चौथा स्टॉक रहेगा पिडलाइट। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अगर बात करें तो रेवेन्यू फ्लैटिश रही है, लेकिन पैट अगर बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। पांचवा स्टॉक रहेगा मजगांव डॉक, और स्टॉक में हमने ऑलरेडी बहुत तेज़ी देखी थी, और यहाँ पे अगर अर्निंग्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं, और एबिडा में यहाँ पे देखें तो 50% का साल दर साल जो है उछाल देखने मिला है।
छठा कंपनी है बालाजी अमाइंस, और यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 4 या 5 क्वार्टर से एक प्रेशर देखने मिल रही थी मार्जिन्स को लेकर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन के आंकड़े की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट भी 50% से ज़्यादा गिर चुका है, और रेवेन्यू में भी जो है 40% का गिरावट आया है। तो बालाजी अमाइंस की वीकनेस अभी भी कंटिन्यू कर रही है। वीकनेस से श्री रेणुका शुगर्स भी फोकस में रहने वाला है, एंड ऑफकोर्स शुगर स्टॉक्स में तेज़ी तो हमने देखी थी इथेनॉल के ऊपर और उनके जो प्राइसिंग को लेके, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके लॉसेस जो है वो बढ़ गए हैं। 141 करोड़ का जो था लास्ट टाइम लॉस था, और अब जो है वो लॉस बढ़ के 206 करोड़ रुपए हो गई। तो रियलाइजेशंस के ऐसी इंपॉर्टेंट डेटा है जो इस कंपनी को हमें ट्रैक करनी होगी। पीआई इंडस्ट्रीज़ मोरलेस हमने देखा था कि जो एग्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है उनके लिए ये बहुत वीक क्वार्टर देखने मिला था, लेकिन जो पीआई इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे एक सरप्राइज़ दिया है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं, और रेवेन्यू में भी टॉप लाइन में 20% का ग्रोथ आया, और मार्जिन्स में भी देखें तो 200 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया है। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ में अच्छी रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकती है। फिनिक्स मिल्स भी फोकस में रहने वाला है, और याद रखिए ऑफकोर्स बेस जो था लास्ट ईयर का थोड़ी कम था, लेकिन जो ग्रोथ देखने मिली है, जिस तरह ऑफकोर्स प्री फेस्टिव सीजन आया, फिर बहुत सारे मूवीज़ आए, तो यहाँ पे सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स या फाइनेंशियल पैरामीटर्स आप दोनों ले लीजिए, यहाँ पे फिनिक्स मिल्स के जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रही है अर्निंग्स के। और कल देर रात आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है MCX। अब याद रखिए ये आखिरी क्वार्टर होने वाला है जहाँ पे उनके जो सॉफ्टवेयर एक्सपेंस है, जो पुराने सॉफ्टवेयर ले रहे थे तो उनकी एक्सपेंस लग रही थी, तो वो आखिरी वाला जो है हम अब इस बार देख पा रहे हैं हो रहा है। तो उसके कारण आपको दिख रहा होगा कि एबिडा लॉस हो गई है, और कंपनी जो है ऑफकोर्स नेट लॉस भी दिखा रही है, लेकिन जो रेवेन्यूज़ है यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ आई है। यहाँ पे जो है जो एवरेज डेली टर्नओवर होता है वो टर्नओवर्स और वॉल्यूम्स में उसमें जो है बढ़ोतरी देखने मिली। तो टॉप लाइन में तो स्ट्रेंथ आया है, लेकिन जो आखिरी क्वार्टर है ये बिकॉज ऑफ उनके जो पुराने सॉफ्टवेयर के जो चार्जेस हैं उसके कारण जो है ख़राब नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन अगले क्वार्टर से जो है आपको जो है थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग्स देखने मिल सकती है। तो ये आपके जो है टोटल अर्निंग्स वाले स्टॉक्स है जो आपके दिन के ट्रेड में फोकस में होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारे अपडेट देने के लिए नतीजों को लेकर। लेकिन इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। पिडलाइट का एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है, और बाज़ार को सेंटिमेंटली नेगेटिव लग सकता है शुरुआत में, लेकिन हालांकि इतनी बड़ी साइज़ है नहीं, तो वो फोरे करना चाहते हैं लेंडिंग बिजनेस में, और यहाँ पे वो उनके खुद की प्रमोटर की कंपनी जो NBFC उनको ही अक्वायर करेंगे, और अगले 2 साल 2.5 साल में 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। ये लार्जली जो उनके खुद के डीलर्स होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए करने चाहते हैं, तो एक टाइप से इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं। हालांकि साइज़ बहुत कम है, और याद रखिए लेकिन जो नेगेटिव सेंटिमेंट इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। एरिस लाइफ साइंस के कल अर्निंग्स जो थे ऑफकोर्स मार्केट हाउस में आए थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन हुआ जहाँ पे बाइकॉन की जो नेफ्रो और डर्मा यूनिट्स होती है उनको अक्वायर किया 366 करोड़ रुपीज़ में। कल जो है मार्केट हाउस के बाद कॉन कॉल हुआ, और यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ने कहा कि एक्विजिशन जो है वैल्यू एक्रेटिव होगी विद 2026 से। और याद रखिए जो एबिडा की मार्जिन है इस नई बिज़नेस की करेंटली तो 20% है, लेकिन आगे जाते हुए वो 30% होने वाली है। तीसरा स्टॉक रहेगा टीटागढ़ रेल सिस्टम। तो यहाँ पे बोर्ड ने जो है QIP अप्रूवल तो दे दिया है 700 करोड़ का रेस करने के लिए, और एक कमेटी भी बनाया है स्पेशली जो उनकी शिप बिल्डिंग बिजनेस है उसको लेके कोई स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट या स्ट्रैटेजिक स्टडी को लेके, तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसके अलावा रामकृष्ण फॉर्जिंग्स का भी एक QIP इशू की अप्रूवल आई है, लगभग 1000 करोड़ का है। QIP अगर फ्लोर प्राइस की बात करें तो 644 रुपीज़ पर शेयर पे है। ज़्यादा से ज़्यादा 5% डिस्काउंट पे ये इशू देखने मिल सकता है सेबी के रूल्स के हिसाब से। फिनिक्स मिल्स अर्निंग्स के अलावा जो है लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा की जो है पेमेंट करने वाली है, जहाँ पे वो अक्वायर करेगी हुतामाकी इंडिया के लैंड जो कि थाने में बिलोंग करती है। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है सोम डिस्टिलरीज। हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा था कि यहाँ पे जो है एक अच्छी बाइंग प्रमोटर से ऑल थ्रू आउट देखने मिल रही है, स्टॉक में तेज़ी आई थी। अब जो है सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस और फैक्ट्रीज़ में, और ये जो है अभी कंटिन्यू हो रही हैं। तो ये इसमें भी एक डेवलपिंग स्टोरी है, और जिस तरह कंपनी का बयान आता है और ये पूरी जो है सर्च कंप्लीट होती है हम आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है बहुत अर्निंग स्पेसिफिक, डील स्पेसिफिक थोड़े न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। इसके अलावा सेक्टोरल न्यूज़ फ्लो ज़्यादा नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा हैं।
तो आज भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप से जुड़े नतीजे ढेर सारे हैं, उनका भी रिएक्शन आज हम इन कंपनियों पर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच इजीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करेक्शन और बढ़ रहा है, और बिकवाली आप देख रहे हैं या फिर निचले स्तरों में खरीदारी करके चल सकते हैं? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो रिवाइवल देखने मिला है पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद, उसका प्रेशर हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों पे दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है गहरा सकती है, स्पेसिफिकली गोल्ड में। मैं अब भी उछाल पे बिकवाले की सलाह देना चाहूंगा। 60,250 से 60,300 के आसपास अगर इंडेक्स गोल्ड मिलता है तो वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। डाउनसाइड में मेरा मानना है 59,900 से 800 तक के स्तर हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली चांदी की अगर बात करें तो कल हमने बेस मेटल्स में भी खास करके कॉपर में दबाव आते हुए देखा, गोल्ड भी प्रेशर में है, तो चांदी भी कहीं ना कहीं जो डाउनवर्ड बायस है वो दोबारा रिज्यूम कर सकता है उछाल जो हमने देखा था उसके बाद। 71,200 71,300 की जोन में मैं सडन रैली की सलाह देना चाहूंगा और डाउन साइड में मेरा मानना है 70,500 के स्तर जो कल देखे गए थे वो रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो सोने चांदी में फिलहाल दोनों में बिकवाली करके चलिए आप। सिल्वर में 70,500 के और गोल्ड के भी लेवल्स आपको बताए हैं। कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी, अब $80 को भी तोड़ चुका और 3 महीने के निश्चित स्तर पर क्रूड इस वक्त कारोबार कर रहा है। अमित, क्रूड पे किसी को ट्रेड करना हो तो क्या लेवल्स वॉच करें? जी, देखिए, सप्लाई फिलहाल एडिक्वेट है क्योंकि ईरान और वेनेजुएला जो है वो फिलहाल कंपनसेट कर पा रहे हैं जो ओपेक प्लस की तरफ से कटौती है उसको। और सेकेंडली डिमांड में कमी की वजह से हमने देखा है मैन्युफैक्चरिंग में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो कमी आई है उस वजह से क्रूड ऑयल में ऊपरी स्तरों पे दबाव बना हुआ है। मेरा मानना है उछाल पे यहाँ पर भी रिकॉली की जा सकती है। 6,350 6,400 के रीजन में अगर आता है तो एक बार सेलन वैली ही करना बेहतर रहेगा और डाउन साइड में मेरा मानना है 6,200 तक के स्तर भी देखने मिल सकते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो यह है सलाह कच्चे तेल पर 6,250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अमित, मेटल्स पर भी राय दीजिए। बेस मेटल्स में क्या वहां पर आप कोई ट्रेड देख रहे हैं? कॉपर में यहाँ पर मैं सेल की सलाह देना चाहूंगा। 707 के करीब सेल करके चले, 711 का स्टॉप होगा और मेरा मानना है कि 700 के नीचे के स्तर यानी 698 तक प्राइजेस फिसलने की संभावना बनी हुई है, तो कॉपर में भी सेल की ही सलाह होगी। कॉपर में बिकवाली करके चल सकते हैं आप। ये है सलाह बेस मेटल में। अमित, धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नज़र डालते हैं टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ पर। जब ध्वनि से हमारी बात हुई थी उन्होंने इन्फो एज और पेटीएम में खरीदारी करने की सलाह दी थी। इसके अलावा जो कॉल्स हमें मिल रही हैं, पहले रेलिगेयर ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। अपोलो टायर अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिए। कल भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी थी टायर शेयरों में, आज भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। 432 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 398 का। और टीवीएस मोटर्स में भी खरीदारी करने की सलाह है 1710 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1615 का। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है इसमें पहला है शारदा एनर्जी। यहाँ पर तेज़ी करने की राय है उनकी तरफ से। जो टारगेट सुझा रहे हैं वो 240 का है और 210 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर ट्रेड लीजिए। और हुड को भी अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए, 88 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 76 का। शेयर खान की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है, पहला है जुबिलेंट फूड। यहां पर खरीदारी करने की सलाह वो दे रहे हैं 517 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 500 का। और कमेंस में भी खरीदारी करने की राय है 1795 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस देख रहे हैं 1750 का। अब जेम फाइनेंस की तरफ से जो कॉल्स हैं उसमें पहला है आईटीसी। तेजी करके चलिए यहाँ पर और 447 451 के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। आईटीसी में स्टॉप लॉस होगा 429 का। और मारुति अच्छा लग रहा है, मारुति पर नजर रखिए क्योंकि काफी सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर तेजी का ट्रेड ले रहे हैं। लगातार 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तेजी का ट्रेड लेने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट्स। टारगेट 10,475 का। स्टॉप लॉस होगा 10,240 का। और इसके अलावा आखिर में बात करते हैं स्वास्थ्य का।
कि वहां पर उन्होंने एसआरएफ में खरीदारी करने की सलाह दी है। 2425 के होगा 25 का होगा टारगेट, और स्टॉप लॉस है 2320 का। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में भी तेजी करने की सलाह है। 730 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 680 का। तो आज भी सभी जो ट्रेड है उसमें तेजी करने की ही सलाह आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। खास करके मिड कैप स्टॉक्स में आज रुझान ज़्यादा है, तो इस पर आप नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। करते हम श्री सीमेंट के साथ हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि Q2 के नंबर्स लार्जली अनुमान के मुताबिक आए हैं। श्री सीमेंट इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रही है कि बेटर प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ सकती है थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, और मगर उनके जो वैल्यूएशन है वो थोड़े से हाई है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सिटी ने अपनी बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस स्लाइटली बढ़ाया है। 23,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा कमेंट्स भी फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि प्री बाय नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट आउटलुक वीक नजर आ रहा है। ओवरऑल काफ़ी कंसर्न्स है क्योंकि उनका जो बिजनेस है उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन आईसीई से आता है। न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर विजिबिलिटी थोड़ी कम है और उसका कंट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ अभी भी थोड़ा अनक्लियर है। तो इसी के चलते गोल्डमैन सैक्स ने कमेंट्स पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा। अपना टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने बढ़ाकर 1520 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे एरिस लाइफ साइंसेज पर। मक्वारी का कहना है कि ऑल इन ऑल ऑपरेशनली इन लाइन नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। कंपनी ने अपनी FY24 की रेवेन्यू और EBITDA गाइडेंस को मेंटेन किया है। कंपनी नेफ्रोडर्मा यूनिट्स बायोकॉन बायोलॉजिक्स की अक्वायर करने वाले हैं और ये एक्विजिशन FY26 से अर्निंग्स एक्रेटिव रह सकता है। और ओवरऑल मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अक्वायर्ड बिजनेस का EBITDA है वो सुधरकर 30% पर आ सकता है अगले साल में। तो इसी के चलते मक्वारी ने अपनी फॉर्म की राय को बरकरार रखा। एरिस लाइफ साइंसेज पर टारगेट प्राइस दिया 1,100 रुपये प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे JB फार्मा पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि अनुमान से बेहतर कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं और ये हाई ग्रॉस मार्जिन्स के वजह से कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। इनफैक्ट उनका कहना है कि FY24 की जो EBITDA कंपनी रिपोर्ट करेगी वो उनके F25 से 27% के गाइडेंस के अपर एंड पर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। इंडिया और CDMO करीब 75 to 80% ऑफ सेल्स के लिए अकाउंट कर सकता है अगले 3 साल में। तो इसी के चलते जेफरीज ने JB फार्मा पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा और अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1,680 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। ओके, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।